स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें अभी जान लेते हैं जो बीच में हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ के गुणों के बारे में। अम्लीय, क्षारीय व उदासीन प्रवृत्ति, जो भी जितने भी पदार्थ हैं, अगर हम उसके पीएच को दृष्टिकोण से देखते हैं, पीएच यानी पोटेंस जी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता एक माप है। पदार्थों को हम तीन भागों में बांट देते हैं मुख्यतः पीएच के आधार पर। एक होता है हमारा अम्लीय पदार्थ, एक होता है क्षारीय पदार्थ और एक होता है उदासीन पदार्थ। जिन पदार्थों की पीएच 0 से 7 के बीच में होती है, 0 से 7 के बीच होती है, वो होते हैं अम्लीय। और जिनकी 8 से 14 के बीच होती है वो होते हैं क्षारीय। और जिनकी पीएच 7 होती है वो होते हैं उदासीन पदार्थ है। इसको हम साधारण शब्दों से लिटमस की सहायता से जान सकते हैं। जो लिटमस पेपर होता है वह लिटमस पेपर दो प्रकार का होता है, तो नीला लिटमस होता है और एक होता है लाल लिटमस। जो ये नीला लिटमस है और लाल लिटमस है, नीला लिटमस किसके साथ क्रिया करता है? ये अमल के साथ क्रिया करता है और इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। नीले लिटमस की क्या पहचान है? नीला लिटमस जो होता है, ये नीला लिटमस देखिए, नीला लिटमस होता है, नीला लिटमस। ये नीला लिटमस क्या करता है? अमल जो होता है, अमल के साथ नीला लिटमस जो है वो जब मिलता है तो लिटमस का रंग कैसा आ जाएगा? लाल। ये पहचान है। अगर कोई पदार्थ है उसमें उसकी थोड़ी सी मात्रा को लेकर के जब उसमें नीला लिटमस का घोल मिलाया जाएगा तो नीला लिटमस यदि लाल हो जाता है तो वो पदार्थ क्या है? अम्ल। और इसी तरह से अगर वह पदार्थ क्षारीय है, उसमें अगर हम लाल रंग का लिटमस मिलाते हैं तो वह कैसा आ जाएगा? नीला। यानी क्षारीय प्रकृति के लिए ये दूसरा एक परीक्षण है, इस तरह से हम जांच सकते हैं। जो उदासीन पदार्थ होते हैं, उदासीन पदार्थ के ऊपर कोई भी न तो नीला और न ही लाल। अगर हम उदासीन पदार्थ लेते हैं, प्रश्नावली ले ली हमने, उसमें कोई पदार्थ डाला, उसमें जब हम नीला लिटमस के घोल को डालेंगे, नीले लिटमस के घोल का रंग अगर नहीं बदलता है तो फिर हम दूसरी प्रश्नावली में वही पदार्थ थोड़ी सी मात्रा में और लेंगे और जब हम उसमें लाल लिटमस डालेंगे, हम देखते हैं कि अभी भी इस लाल लिटमस का रंग भी नहीं बदलता है, तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो प्रश्नावली में पदार्थ है वह निश्चित रूप से उदासीन है। और यदि प्रश्नावली में लिए हुए घोल से जैसे ही हमने नीला लिटमस डाला और उसके नीले लिटमस का रंग बदल के लाल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ है वह अम्लीय है। और अगर हमने प्रश्नावली में जो पदार्थ लिया है उसमें जब हम लाल लिटमस के घोल को डालते हैं और लाल लिटमस का लाल रंग बदल के नीला हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ क्षारीय है। तो सबसे पहले इस प्रकार हम जान लेते हैं कि पदार्थ अम्लीय, क्षारीय और उदासीन 3 प्रकृति के होते हैं। अब हम बात करेंगे धातुओं के गुणों के बारे में। सबसे पहला हमारा जो धातुओं का और अधातुओं का गुण है वह है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जितनी भी धातुएं हैं वो लगभग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, यानी ये कहता है धातु, और धातु जब ये क्रिया करेंगे किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाएंगे ऑक्साइड। ये क्या बनाएंगे? धातु ऑक्साइड बनाएंगे, धातु ऑक्साइड। ये जो धातु ऑक्साइड बनते हैं, इन धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। कैसे होती है? क्षारीय। आप कैसे पता करेंगे? मैंने जैसे भी बताया था ना, इनके जो ऑक्साइड है इनकी थोड़ी सी मात्रा हम क्या करेंगे? पानी के अंदर डालेंगे, पानी को हिलाएंगे और जो सस्पेंशन तैयार होगा या जो घोल तैयार होगा उसमें जब हम लाल लिटमस की कुछ बूंदे डालेंगे तो लाल लिटमस का रंग बदल के नीला हो जाता है। इससे पता चलता है ये क्षारीय है। देखिए उदाहरण के लिए ले लीजिए, ये हमारा है सोडियम धातु। सोडियम धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो ये क्या बनाएगी? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये इस धातु का नाम क्या है? सोडियम।
तो इसके साथ बताते क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अगर हम इसी तरह से पोटासियम की बात करते हैं, ये हमारा संकेत किसका है, पोटासियम का। पहले भी मैंने नाम लिखा था। पोटासियम के साथ जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है तो K2O, यानी जब हम लिखते हैं इसका ध्यान रखिए, जो K अक्षर आपने लिखा है, ये K जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा और 2 को स्मॉल साइज में छोटा रखेंगे और O फिर कैपिटल K2O। K किसका संकेत है, पोटासियम का, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, पोटासियम, पोटासियम। और ऑक्सीजन है तो इसका मतलब क्या आ गया, ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड। और इसी तरह से हम बात करते हैं, एक हमारी क्रियाकलाप है, एक प्रयोगशाला में बहुत सारे तरह से उपलब्ध होता है मैग्नीशियम रिबन। आप मैग्नीशियम रिबन लीजिए और मैग्नीशियम रिबन को लेकर के आप जब जलाएंगे तो ये मैग्नीशियम का जो रिबन है ये बहुत ही तेज सफेद प्रकाश के साथ जलता है और उसके बाद एक सफेद रंग का चूर्ण जैसा पदार्थ बनता है, एक सफेद पाउडर बनता है जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। देखिए ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को मैंने बताया कैपिटल O के साथ स्मॉल 2 O2, तो जो हमारा पाउडर बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्षारीय प्रकृति के सभी के सभी, ठीक है। और अगर हम इसी तरह से कैल्शियम की रिएक्शन करते हैं, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो एक निष्कर्ष ये निकलता है कि जब भी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वो जो धातुएं हैं वो ऑक्साइड बनाएंगी और उनके द्वारा बनाए हुए ऑक्साइड जो होते हैं वो लगभग क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मैं विस्तार से थोड़ा और बता देता हूँ। धातुओं को हम उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर 3 वर्गों में बांट देते हैं। जो धातु है ना, जो बहुत सक्रिय धातु हैं, एक तो होता है उच्च सक्रिय, उच्च क्रियाशील धातु, यानी अत्यधिक क्रियाशील धातु कह सकते हैं, अत्यधिक क्रियाशील धातु। अत्यधिक क्रियाशील धातु में कौन सी आती हैं, लिथियम, सोडियम और पोटासियम, ये अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं। और फिर आता है हमारा तीसरे नंबर पर लिखता हूं मैं, वो होता है निम्न क्रियाशील धातु। निम्न क्रियाशील धातु, निम्न क्रियाशील जो धातु होती हैं यानी वो बहुत कम क्रिया करेंगी, वो क्रिया करती हैं रासायनिक क्रियाएं जो बहुत कम करेंगी। उनमें क्या आ जाता है, जैसे मरकरी आ जाता है जिसको हम Hg बोलते हैं, दूसरा आ जाता है आपका कॉपर, तांबा, और तीसरा आ जाता है आपका सिल्वर, Si। ये सिल्वर संकेत है, सिल्वर यानी चांदी, चांदी को इंग्लिश में सिल्वर बोलते हैं, उसका संकेत क्या है, कैपिटल Si सिल्वर। और अगला आता है गोल्ड, जिसको हम संकेत में लिखते हैं Au यानी इसको बोलते हैं गोल्ड, औरस। ये हमारे वे धातु हैं जो बहुत ही कम क्रियाशील हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं निम्न क्रियाशील धातु। अब इन दोनों के बीच में आता है जो बोलते हैं मध्यम क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु, क्रियाशील धातु। मध्यम क्रियाशील धातु भी होती हैं जो ना तो बहुत शीघ्रता के साथ अभिक्रिया करती है ना बहुत मंद अभिक्रिया करती हैं। इनकी जो अभिक्रिया आती हैं वो सामान्यतः नॉर्मल होती हैं और इसके मध्यम में हम लगा देते हैं जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन। ये कुछ ऐसे हैं, मैं सिर्फ इतना सा लिख रहा हूँ, ज्यादातर जिनका उपयोग होने वाला है वो यही धातुएं हैं, ठीक है। सबसे अधिक क्रियाशील ये 2-3 धातुएं लिखी हैं, सोडियम, पोटासियम और लिथियम। उससे कम क्रियाशील हैं जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन, और उससे कम क्रियाशील हैं मरकरी, कॉपर, सिल्वर और औरस। और अगर हम पूरी की पूरी बात करें तो सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील क्या है, पोटासियम सबसे ज्यादा, और सबसे कम क्या है, गोल्ड। ये दो क्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को 3 वर्गों में बांट लेते हैं। अभी हम बात कर रहे थे धातु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया। हमने बताया कि जब भी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। ये जो ऑक्साइड होती हैं, जो जितने भी धातुएं हैं उनमें से सोडियम धातु का ऑक्साइड है और पोटासियम धातु का ऑक्साइड है और बेरियम यानी Ba2O, बेरियम ऑक्साइड। इनके ऑक्साइड जो है वो जल में घुलनशील है। जब इनको जल में डाला जाता है तो जल में घुलने के बाद ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड। देखिए ये क्या है, Na2, अगर हम इसको यूं लिख सकते हैं Na और ये Na, यानी क्या हो गया, Na2 हो गया और ये आ गया आपका O।
अगर एक तरह से खोल के देखा लो, ये क्या है, Na2O को मैंने थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है। और OH को कैसे लिख सकते हैं अपन, OH को यूं लिख सकते हैं HO और H, यानी ये क्या हुआ H2O। समझाने के लिए बता रहा हूं। तो क्या होता है, जैसे ही इन ऑक्साइड्स को जल में डाला जाता है तो ये ऑक्साइड क्या बनेंगे NaOH और NaOH, यानी एक NaOH ये बना और एक NaOH ये बना। इसको हम कर देते हैं इस तरह से 2NaOH। ये जो NaOH है ये क्या है, क्षार, इसका नाम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na क्या है, इसको बोलते हैं अपन सोडियम। याद रखना, आगे जितनी भी अभिक्रिया है इसमें याद रखेंगे Na संकेत जब मिले तो हमने क्या लिखना है, सोडियम। और जो OH है, OH के लिए क्या लिखा जाता है, हाइड्रोक्साइड। याद रखना हमेशा हाइड्रोक्साइड, सॉरी इसको यहां लिख देता हूं हाइड्रोक्साइड, ये क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसी तरह से हम पोटाशियम की बात करते हैं, पोटाशियम ऑक्साइड को भी जब जल में डालते हैं तो पोटाशियम ऑक्साइड क्या बनाएगा, वही यहाँ Na की जगह क्या डाल दो, K लिख दो, यानी क्या आएगा K2O, और ये क्या आएगा KOH और KOH, यानी 2KOH। K क्या आता बना, K किसका नाम है, पोटाशियम का। और जब OH लग जाता है तो OH के लिए क्या लिखते हैं अपने, हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा आ गया दूसरा। जो बेरियम भी ऐसे बनेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड, यानी BaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अगला आता है मैग्नीशियम। हमने बताया था क्रियाकलाप है मैग्नीशियम के, बोल लीजिए, जो कि आपकी लैब में बड़ी सरलता से उपलब्ध होता है। मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाएंगे तो ये बहुत तेज सफेद प्रकाश के साथ जलता है और एक सफेद पाउडर बनाता है। जब हम इस सफेद पाउडर को पानी में डालते हैं, एक प्रखनली ले लीजिए, उसमें प्रखनली में 2 से 3 ml पानी डालिए, और जो ये पोटाशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, यानी मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई तो ये क्या बनाएगा, MgO, ये क्या बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम जल में डालेंगे H2O प्रखनली के अंदर, ये हमारी प्रखनली है, इसमें हमने जल भरा और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो घोल बनेगा वो क्या बनेगा, MgOH2। समझा देता हूँ कैसे। ये देखिए, ये हो गया Mg, ये हो गया ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 नेगेटिव, और मैग्नीशियम की कितनी है, 2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, तो क्या करते हैं, देखिए जब HOH इसके साथ जुड़ता है, H और OH, तो ये ऑक्सीजन यहाँ टूट करके क्या बनाएगी, OH, और ये क्या गया OH की वैलेंसी कितनी होती है, -1, और इसकी भी क्या है, -1, और मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2। ठीक है, मैग्नीशियम क्या बनाएगा, मैग्नीशियम है यानी Mg2 पॉजिटिव, एक नेगेटिव, ये हो गया OH नेगेटिव और OH नेगेटिव, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, MgOH, क्योंकि एक बार OH यहाँ आया, एक बार OH यहाँ आया, तो क्या बन गया, MgOH2। ये बन गया हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे क्या है, क्षारीय। जब इनको हम प्रखनली में लेंगे और प्रखनली में जब हम लाल लिटमस को डालेंगे तो इनका रंग बदल जाएगा, और रंग बदल करके ये नीला हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब भी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद इन धातुओं से बनने वाले जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और क्षारीय प्रकृति का जो जांच है वो हम लिटमस के घोल के द्वारा कर सकते हैं। दूसरी रोचक बात यह है कि जो एल्कली मेटल्स हैं, यानी ग्रुप फर्स्ट के मेटल हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, बेरियम, इसके लिए एक फार्मूला है लेना की बारात आएगी आज, यानी ये पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे जब उसमें बताएंगे। आप इतना सा याद रख लीजिए, जो ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और बेरियम, और सेकंड ग्रुप में 2 और आते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इनके जो एलिमेंट, इनके जो ऑक्साइड है, ये तो जल में घुल जाते हैं, ये तो जल में घुल जाते हैं, घुलने के बाद में एक क्षारीय विलयन बनाते हैं। जबकि जो दूसरी धातुएं हैं, उन धातुओं के जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो ऑक्साइड तो बनता है, लेकिन वो जो ऑक्साइड बनता है वह धातुओं के अन्य धातुओं के ऑक्साइडों की तरह, जो मैंने यहाँ लिखा है, पानी में घुलनशील नहीं होता। यानी धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु संख्या में बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी संख्या में, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था, उनमें से ये कुछ 1, 2, 3, ये लोग 5 या 6 धातुएं हैं, केवल इनके ही ऑक्साइड जल में घुलनशील है, बाकी धातुओं के ऑक्साइड, सॉरी धातुओं के ऑक्साइड जो है वो जल में अघुलनशील होते हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए हम, अब हम बात करते हैं यहाँ पे
अब हम बात करते हैं जैसे मान लीजिए जिंक की। अगर हम जिंक वायु के साथ गर्म करते हैं, जिंक वायु के साथ गर्म करने के बाद क्या बना देगा, ZnO। ठीक है, क्योंकि जिंक की वैलेंसी तो होती है, ऑक्सीजन की भी होती है, तो ये क्या बन जाएगा 2ZnO, जिंक ऑक्साइड। Zn का नाम क्या आता है, जिंक। Zn का नाम क्या है, जिंक। और जब O के रूप में एनाइन के रूप में लगा तो इसका नाम क्या है, जिंक ऑक्साइड। ऑक्साइड जैसे देखो हम क्या लिखते हैं CO2, इसका नाम क्या आता है, C से मतलब क्या आता है, कार्बन। C किसका संकेत है, कार्बन का। और डाई का मतलब क्या आता है, दो, क्योंकि ये दो है ना, और ये क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए क्या लिखा जाता है, ऑक्साइड। क्या लिखा जाता है, ऑक्साइड। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आप बहुत पहले से जानते हैं, छोटी क्लासों से ही। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, डाई माने दो, C यानी ये C का मतलब क्या है, कार्बन, O का मतलब क्या है, ऑक्साइड, और डाई का मतलब दो, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए समझाने के लिए बताया है। तो ZnO को क्या बोलेंगे अपन, जिंक ऑक्साइड। ये क्षारीय प्रकृति का नहीं है। ठीक है, अभी बताता हूं कैसे, समझिए। और दूसरा ले लीजिए, हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम। ये क्या नाम है इसका, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ये भी एक धातु है, इस धातु का नाम क्या है, जिंक। और जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितने हैं, 3 पॉजिटिव, और ये क्या है, 2 नेगेटिव। तो ये क्या बनाएगा, Al2। ये क्रॉस करके यहां चला जाएगा और ये क्रॉस करके यहां आ जाएगा। ठीक है, तो Al के नीचे क्या आएगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी Al2, और ऑक्सीजन के नीचे क्या आएगा, O3, क्योंकि Al किसका संकेत है, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम। और O क्या हो गया, ऑक्साइड। तो यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या आ गया, Al2O3। ये जो है, जो मध्यम श्रेणी के धातुएं होती हैं, वो जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वो भी ऑक्साइड बनाती हैं। लेकिन इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, ये दोनों के काम करते हैं। दे एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस, इनका गुण क्या है, ये एसिड के जैसे भी कार्य करती हैं और बेस के जैसे भी कार्य करती हैं। यानी अगर हम साधारण बात करें लिटमस पेपर के साथ, अगर नीला लिटमस डालोगे उसका रंग भी लाल हो जाएगा, और अगर लाल लिटमस डालोगे उसका रंग भी नीला हो जाएगा। इसका मतलब इसमें दोनों गुण हैं, अम्ल के जैसे भी बिहेवियर करता है और क्षार के जैसे भी बिहेवियर करता है। तो ये था हमारा अन्य प्रकार के जिंक और एल्यूमिनियम जो मध्य श्रेणी के ऑक्साइड हैं वो, और ये जल में नहीं घुलते। एक बात और, मैं दूसरा और लेता, मध्यम श्रेणी में हमने क्या लिखा था, लोहा। जब लोहे को गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इसकी भी कितना है, यहाँ पे इसके 3 पॉजिटिव ले लीजिए और ये 2 ले लीजिए, तो क्या बनेगा, Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड। कॉपर के साथ जब हम इसको कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 नेगेटिव, इसकी क्या है, 2 पॉजिटिव। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, CuO। ये हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड, CuO, यानी इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कॉपर की कितनी है, 2। ये काले रंग का पदार्थ है, यानी तांबा गर्म करने पर काला हो गया। क्यों काला हो गया, कि गर्म करने पर उसकी सतह के ऊपर जो परमाणु विद्यमान थे ना कॉपर के, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना दिया उन्होंने, कॉपर ऑक्साइड। और ये कॉपर ऑक्साइड जो है ना, ये दिखने में काला रंग दिखाई देता है इसका, यही कॉपर ऑक्साइड की परत जो है ये काले रंग के रूप में दिखाई देती है। तो ये तो था हमारा धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाएं। इस प्रकार से धातुएं अभिक्रिया करती हैं। अधातुएं अभिक्रिया करती हैं या नहीं, अभी हम आगे बात करते हैं। अभी हम लिखेंगे दूसरा जो अंतर था वो अधातुओं के। अब क्या था, अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया। जितने भी अधातु हैं उनमें से जो ठोस अवस्था में अधातुएं हैं वो कार्बन, सल्फर और फास्फोरस, वो तीनों की तीनों, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं। ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर करके नाइट्रोजन भी जो गैसीय अवस्था में होती है, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये भी करती हैं क्रियाएं और क्या बनाती हैं, ऑक्साइड। देखिए और सरल का, ये कार्बन है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप सल्फर ले लेते हैं, सल्फर गंधक जो पीले रंग का पाउडर सा होता है, पीले रंग का एक ठोस है, अमोर्फस। जब हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद जब इसको सल्फर के साथ गर्म करेंगे तो ये क्या बनाएगा, SO2। इसी तरह से जो नाइट्रोजन गैस होती है,
नाइट्रोजन गैस को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, इसको गर्म करते हैं और कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कैटलिस्ट यानी एक उत्प्रेरक होता है, ऐसा पदार्थ होता है जिसकी अनुपस्थिति के विज्ञान क्रिया या तो बहुत होती ही नहीं, या हो रही है तो बहुत मंद हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। लेकिन जैसे ही ये आता है, ये उस क्रिया को बहुत तेज भी कर देता है। और कभी कभी जब क्रियाएं बहुत तेज होती है तो ये कभी कभी उसको नियंत्रित करने के लिए क्रिया की दर को कम भी कर देता है उत्प्रेरक। तो ये जो सोडियम नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाएगा, जो अनेक प्रकार होते हैं, NO2, N2O3 और N2O5। ये अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड हैं, बहुत ज्यादा ऑक्साइड बनाता है। क्यों बनाता है ये अलग विषय में पढ़ेंगे हम। तो ये जो जितनी भी अधातुएं हैं, जब ये ऑक्सीजन के साथ गर्म की जाती हैं तो ये भी ऑक्साइड बनाती हैं, और इन ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसे होती है? क्षारीय। कैसे होती है? क्षारीय। जितनी भी मेटल ऑक्साइड हैं, वो जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं वो सब अधातुओं के ऑक्साइड हैं। जितने भी अधातुओं के ऑक्साइड हैं वो सभी जल में घुलनशील है। किसमें? जल में घुलनशील। अधातुओं का ऑक्साइड क्या है? अधातुओं के ऑक्साइड। अधातुओं के ऑक्साइड क्या है? वो जल में घुलनशील है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया था, जब सल्फर को जलाया था ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना था? सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत आराम से बन गया। जब हम इस सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में से गुजारेंगे, H2O, जल। H2 किसका सूत्र है? जल का। तो ये क्या बनाएगा? H2, ये हो गया H2, और SO2 है एक, ये ऑक्सीजन H2 इसमें चली जाएगी तो क्या बनाएगा? SO3। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल, नाम अपने आप में अम्ल आ गया इसके अंदर। तो ये क्या है? अम्लीय प्रकृति का। जांच करने के लिए हम क्या है, नीले लिटमस के पत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीले लिटमस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम नीले लिटमस का इस्तेमाल करेंगे तो ये नीला लिटमस क्या है? लाल हो जाएगा। इसी तरह से जो कोयले के जलने से कार्बन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या जल में घुलनशील है। ये CO2, इसको जब जल में से गुजारेंगे तो क्या बनाएगा? H2CO3। इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल कैसे बना? देखिए ये क्या है? CO2। सभी को अच्छे से पता है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2, H2O। ये H2 तो यूं का यूं रह गया यहाँ पे, H2, ठीक है। सूत्र क्या है कार्बोनिक अम्ल का? H2। CO3, CO2 तो ऑलरेडी है, एक ऑक्सीजन यहाँ से आएगी तो क्या बनेगा? H2CO3। ये क्या है? कार्बोनिक अम्ल। ये भी क्या है? क्षारीय अम्लीय प्रकृति का। तो पहले हमारा जो रिएक्शन हुई है धातु और अधातु की, वो क्या है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातु और अधातुओं की ऑक्सीजन की अभिक्रियाओं में बड़ा अंतर है। वैसे तो दोनों के दोनों, चाहे वो धातु चाहे वो अधातु, जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है? ऑक्साइड। और अंतर ये है कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, और जबकि अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड सिर्फ सोडियम, पोटेशियम और बेरियम आदि को छोड़ करके जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है एल्कली मेटल्स हैं, और उसके अतिरिक्त दो एल्कली अर्थ मेटल यानी सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनके ऑक्साइड तो जल में घुल जाते हैं, और दूसरे जो मेटल ऑक्साइड हैं वो जल में नहीं घुलते हैं। जबकि अधातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो सारे के सारे क्या है? अम्लीय प्रकृति हैं और सभी के सभी जल में घुलनशील है। धातुओं के अंदर जो मध्यम श्रेणी की धातुएं हैं वे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनाते हैं, और वो धातु ऑक्साइड दोनों प्रकृति के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय, इसीलिए उनको एम्फोटेरिक बोला जाता है। यानी जिसमें दोनों गुणों, अम्ल के साथ भी वो भी क्रिया कर सकता है, इसका वो क्षार के जैसे अब बिहेव कर रहा है, और वो क्षार के साथ क्रिया करके अम्ल के जैसे बिहेव कर सकता है, इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। तो मध्यम स्तरीय जो धातु होती है क्रियाशीलता के आधार पर वो सारे के सारे क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती है। तो अभी इसी के साथ हमारी जो है पहली जो रासायनिक अभिक्रिया वो पूरी होती है। अब हम करेंगे दूसरी रासायनिक अभिक्रिया। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? धातु और अधातु की वायु से क्रिया। वायु से क्रिया कैसे?